नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा में एक खेल मंत्री पर एक महिला ने आरोप लगाए थे, और आप देखते हैं कि उस मंत्री को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या जांच हुई है इसका पता ही नहीं चला हमें। इसी तरह का आरोप जो आप लोग सुनते हैं ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में आप लोग WFI के नाम से जानते हैं, ये भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। भारतीय कुश्ती संघ की बात कर रहा हूँ, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और एशियन गेम्स पदक विजेता व ओलंपिक विनेश फोगाट ने बुधवार को जंतर मंतर में धरना के दौरान धरना देकर आप देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अब आप देखिए खेल जगत की बात है, और इसकी जांच होगी, और क्या रिजल्ट आता है सामने ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि आरोप सही थे या गलत थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में आप देखें कि 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसी तरह का हरियाणा आप लोग देखेंगे, हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है। यहाँ भी आप देखेंगे कि मंत्री पर एक आरोप लगे थे, लेकिन मालूम नहीं चला कि आगे क्या हुआ उन आरोपों का। और हरियाणा की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। ठीक है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है ये हरियाणा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है सिमी, एक केंद्र कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिमी पर प्रतिबंध को ठहराया सही। और देखिए सिमी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये आप देखेंगे कि सिमी या इसे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत में छात्र इस्लामिक आंदोलन है, और भारत में प्रतिबंधित एक मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में हुई थी, और भारत सरकार ने 2001 के 9/11 के हमले के बाद इसे एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। तो उसी की बात हो रही है। और कहा प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ता विघटनकारी गतिविधियों में शामिल है। सिमी पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है शीर्ष कोर्ट। और PFI मामले में NIA ने केरल के से रिपोर्टर को किया गिरफ्तार। अभी आपने देखा होगा कि PFI पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। और देखिए इस तरह का कोई भी संगठन हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस तरह का कोई भी संगठन हो जो कट्टरता फैलाता हो, और आप देखिए कि देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता हो, तो उन पर बहुत पहले ही आप देखेंगे क्या लग जाना चाहिए था, प्रतिबंध लग जाना चाहिए था। और PFI की स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य आप देखेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनल्स की काट करने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन कहते हैं कि इसके भी कई देशों से संबंध मिले हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। यह यहाँ NIA की बात भी हुई है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, इस तरह के जो संगठन होते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 को चुनाव होंगे। आप सभी जानते हैं कि हर 5 साल में आपकी विधानसभा चुनाव होते हैं, और ये विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है।
और आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब चलिए आप लोग त्रिपुरा, कहाँ चलिए, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी आप लोगों को अगरतला देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और मिजोरम से, और तीनों तरफ से आप देखिए बांग्लादेश घेरे हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है ना। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। ठीक है। और दूसरा राज्य आप देखेंगे कि आपका है मेघालय। और मेघालय की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है। और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि वर्षा भारत में कहीं होती है या विश्व में कहीं होती है तो मासिन राम में मेघालय में आप लोग देखते हैं। और इसकी सीमा असम से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन, मेघालय। फिर आप देखेंगे कि आपका नागालैंड, ये नागालैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या, नागालैंड। और आप देखते हैं कोहिमा इसकी राजधानी। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। किससे लगती है, नेपाल तो यहाँ है, किससे लगेगी, म्यांमार से लगेगी। ये जरूर याद रखा करिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है। केजरीवाल से चल रही खींचतान के बीच राष्ट्रपति मुर्मू से दिल्ली के उपराज्यपाल के मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल के बड़ाए अधिकार, 2 नए अधिकार दिए। गृह मंत्रालय ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को अगले आदेश तक प्रदान की गई ये शक्तियां। एक बात तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा भी होती है और विधानसभा में 70 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लेकिन बाकी राज्यों में आप लोग जितना शक्तिशाली मुख्यमंत्री देखते हैं ना, दिल्ली में इतना नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र के बीच टकराव बना रहता है। और केंद्र ही आप देखते हैं कि राष्ट्रपति भली उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि केंद्र जैसे चाहता है उसी को बना लेता है। तो ये भी टकराव देखने को मिल रहा है। और हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 15 की मौत। देख लीजिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन में आप देखिए ये हुआ है। और आप सभी जानते हैं यूक्रेन पहले से ही जूझ रहा है। यूक्रेन, ये रूस आप देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस से यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है लंबे समय से। शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाया न्यूजीलैंड के विरुद्ध। आप देखिए हैदराबाद में जो खेला जा रहा है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। 208 रन बनाए आप देखिए इन्होंने। ठीक है। फिरोजपुर में सैन्य क्षेत्र से 38.60 करोड़ रुपए के 2 संचार उपकरण हुए हैं चोरी। PRO ने कहा है कि BSNL की थी संपत्ति, सेना का लेना देना नहीं है। मेजर संदीप की शिकायत पर फिरोजपुर छावनी थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देख लीजिए इस तरह के मामले में। मुलायम सिंह से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को मामले में आगे की जांच करने का आदेश दिया। ये आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और रक्षा मंत्री भी हमारे देश के रहे हैं। और CBI की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्तव्य पथ पर नई सुबह 50 विमानों की उड़ान से होगा रोमांच। आम दर्शक बढ़ेंगे पर संख्या में कटौती। 1.25 लाख की जगह 45,000 लोग ही देख पाएंगे। और 32,000 टिकट ऑनलाइन बेचे गए। कुछ टिकट काउंटर से भी जनता को मिलेंगे। VIP मेहमानों को 12,000 अतिथि पास जारी होंगे। ये आप देखते हैं कि सभी आप जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है तो उसी के दिन की बात हो रही है। ठीक है। नौसेना का IL-38 टोही विमान पहली व आखिरी बार उड़ेगा कर्तव्य पथ के आकाश पर।
मिस्र के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। मिस्र सेना की टुकड़ी भी सलामी मार्च में शामिल होगी, तो ये भी अच्छी बात है। और 74वां गणतंत्र दिवस है, आप देखते हैं, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र के रूप में हम लोग 26 जनवरी 1950 में ही आए थे। पूरी तरह से संविधान भी आपका लागू हो गया था इस दिन। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी इस दिन हो चुका था। और 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। मिस्र आप देखेंगे कि अरब गणराज्य का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगा। काहिरा इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहीं की बात हो रही है। वहीं के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। एक कबीले के सरदार के रूप में काम कर रहे हैं उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया, कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री यहाँ के। और आप देखेंगे कि पहले भी इस तरह का चलता रहा है अदालत में। अब देखिए अदालत कई बार क्या आप देखेंगे कि फैसला भी दे चुके हैं। आप विधायक ने विधानसभा में लहराई नोटों की गड्डी, कहा दी गई रिश्वत। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की संवैधानिक वैधिकता को चुनौती दे गई है। ये आप देखेंगे कि जो गैस सिलेंडर मिलता है ना, उसी की बात हो रही पीएम उज्ज्वला योजना के तहत। और ये कब आई हुई थी, ये आप देखेंगे 2016 में चालू की गई थी, लॉन्च की गई थी। प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने पर प्राथमिकी आप देखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यमन से लौटे एक यात्री के खिलाफ आप देखिए। प्रधान वित्त सचिव स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई है। और उपराज्यपाल पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से किया अनुरोध। हंगामे की वजह से विधानसभा सत्र एक दिन के लिए बढ़ा। और वित्त मंत्रालय का कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। देखिए तीसरे दिन भी सदन में हंगामा, बाहर किए गए 4 भाजपा विधायक। ये दिल्ली में ही हो रहा है। एक बात आप लोगों से भी पूछता हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चुने हुए मुख्यमंत्री के पास शक्तियां होनी चाहिए या राज्यपाल के पास शक्तियां ठीक है? इस पर पूरे मामले पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अनुवाद के साथ ही अपनी भाषाओं में भी पुस्तकें लिखें। पुस्तकें अतुल कोठारी कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण और भारतीय भाषाएं विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसी में 18.19 करोड़ से 3 सड़कों पर नए सेंट्रल वर्ज का होगा निर्माण। राजधानी को अराजकता के हवाले नहीं किया जा सकता है, केंद्र कह रहा है। ये आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रस्साकसी पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो ये पहले भी से चला आ रहा है। एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ जांच ना करे सीबीआई, ये हाई कोर्ट कह रहा है। आदेश उल्लंघन के 51 मामलों में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई शुरू। दिल्ली में वायुमंडल में गैस की मात्रा से सीपीसीबी अनजान है। और दिल्ली के नागरिक की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बोर्ड ने इंटरनेट से मिली जानकारी का किया उपयोग और कहा इस जानकारी की पुष्टि नहीं है। देख लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है, उसे भी मालूम नहीं है। ऑक्सीजन मापने की नहीं है कोई व्यवस्था। इसी आवेदन में पर्यावरण को लेकर कई और जानकारियां सीपीसीबी ने आप देखिए से मांगी गई थी। और इसमें यह भी पूछा गया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन नापने के लिए कहाँ कहाँ यंत्र लगाए गए। उत्तर में बोर्ड ने बताया कि विभाग केवल प्रदूषक तत्वों का ही पता लगाता है, ऑक्सीजन प्रदूषक नहीं है और इसलिए इसकी मापन की व्यवस्था नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह का हाल बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है और इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? एक को प्रश्न के उत्तर में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की ओर से हरफाल को बताया गया है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे निष्पादित करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसे कोशिका श्वसन कहा जाता है। शरीर में मौजूद कुल ऑक्सीजन का करीब 20% मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि इस प्रक्रिया में 5 मिनट की भी बाधा आ जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं दम तोड़ने लगती हैं। शरीर में होने वाले जैव रासायनिक व उपापचय से जुड़े 90% कार्यों के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल जरूरी होता है। और ऑक्सीजन का महत्व मुझे लगता है कि आप लोग कोरोना महामारी में समझ गए होंगे। लोग सांसों के लिए तरसते रहे
और इसीलिए कहते हैं जब भी खुशी का माहौल हुआ करे एक दो पेड़ लगा दिया करिएगा। ठीक है। अतिरिक्त ईवीएम के लिए कैबिनेट ने 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री 71,000 युवाओं को कल देंगे नियुक्ति पत्र। पीएम बोले खेल को टाइम पास मानने वाली मानसिकता से देश का नुकसान है। प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का किया वर्चुअली शुभारंभ और कहा नई पीढ़ी का भविष्य सवार रहे खेल के ऐसे आयोजन समाज में खेलों का मिल रहा है उचित सम्मान। ये आप सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं आप लोग कि ये जानते हैं कि आपको मालूम है कि पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज के समय में आप देखिए कि जो खेल कूद रहा है वही आप देखें अच्छा बन पा रहा है। अच्छा, आप देखिए कि उसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है खेल में। इसके आप लोगों को देश में कई उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। कानूनी विवादों में ऐसे स्रोतों के इस्तेमाल की प्रति किया होगा। कहा वकीलों को प्राथमिक स्रोतों के उपयोग के लिए किया जाए राजी। विकिपीडिया आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी पर सवाल उठाया गया है। फेक बताए जाने पर इंटरनेट मीडिया से हटानी होगी खबर। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के इसी हफ्ते जारी मसौदा प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार फेक चिन्हित किसी भी स्रोत सूचना को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की अनुमति नहीं देगी। चलिए, स्टीम आप देखेंगे तेजस्वी सूर्या ने इंडिगो की घटना के लिए माफ़ी मांगी। ये सिंधिया कह रहे हैं, आप देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जब कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने को कानून लाएंगे, ये आप देख रहे हैं हमारे गडकरी साहब कह रहे हैं। और 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में लाई जाएगी 50% की कमी। 4 ई मानक के क्षेत्र में उठाए गए कदम। और सबसे अच्छे मंत्री आप देखेंगे और अपना काम बाखूबी बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। इलाज रोकने की वसीयत के दिशा निर्देशों को बनाएंगे और व्यवहारिक। शीर्ष अदालत ने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। मरीज की इलाज रोकने की वसीयत लिविंग विल पर 2018 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इनकार करते हुए कहा है कि वह सिर्फ इस संबंध में दिशा निर्देशों को और व्यवहारिक बनाएगा। नई दिल्ली में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना की झांकी के मॉडल का अवलोकन करती गणतंत्र दिवस परेड के लिए वायुसेना की टुकड़ी की महिला सैन्यकर्मी। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है। जैन स्थल संबित शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा, पर्यटन केंद्र नहीं बनेगा। जैनियों के लिए अलग धर्म कोड को आदिवासियों के लिए क्यों नहीं, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा केंद्र और झारखंड सरकार ने लिया फैसला। केंद्र ने 5 को पारसनाथ पहाड़ी पर सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। ये आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए कि ये बात हो रही है झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की। और आप सभी जानते हैं झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। कहाँ से? बिहार से अलग करके झारखंड बना था। और इसकी राजधानी रांची हो गई और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए। इसे कब बनाया गया था? 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। और आप देखिए बहुत सारे तीर्थकरों का जुड़े रहे हैं संबित शिखर से। और पार्श्वनाथ के नाम पर आप देखते हैं कि इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अल्पसंख्यक आयोग की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 17 मई 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वोट 2023, ये आप देखेंगे कि अभी जो गठबंधन की बातें चल रही हैं उसी पर कार्टून बनाया जा रहा है। एक केसीआर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं और ये आप देखें भगवंत मान है। तो चलिए, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, कुछ लिखा करिएगा। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आपकी राय मांगी जाती है। इस साल जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी हो सकते हैं चुनाव। ये आप सभी को मालूम है। क्या मालूम है कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं
बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले परिसीमन के बाद चुनाव से जुड़ी सभी तैयारी पूरी हुई है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए और लास्ट में हम लोग देख लेंगे इन तीनों राज्यों में चुनाव के बाद जो रिजल्ट रहेगा। भाजपा का दामन था, बोले मनप्रीत, कब तक धन करता धड़ों की सियासत, नया सफर, कांग्रेस से उखड़ा मन, भाजपा से लगी पीर। ये आप देख रहे हैं कि पंजाब की बात हो रही है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता आपने देखा है कि बीजेपी में जा मिले, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और मनप्रीत का अगर राजनीतिक सफर देखें तो 2007 में श्रोमणी अकाली दल की सरकार में वित्त मंत्री बने। 2009 में किसानों को दी जा रही सब्सिडी का विरोध कर सीएच छोड़ पीपल्स पार्टी ऑफ इन पंजाब का गठन किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। 2014 में बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा, लगभग 18,000 मतों से हार गए। 2016 की शुरुआत में मनप्रीत ने पीपीपी का कांग्रेस में विलय कर लिया। 2017 में प्रदेश कांग्रेस सरकार बनने पर दोबारा वित्त मंत्री बने, अब भाजपा में शामिल हो गए। साहे की रैली में भाजपा में शामिल हो सकती हैं कांग्रेस सांसद परनीत। ये आप देखिए उपचुनाव के लिए परनीत की बेटी जय इंदर को उम्मीदवार बना सकती है भाजपा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये भी पंजाब की पटियाला की बात हो रही है। चलिए, और आज अगर बीजेपी को आप देखें तो अधिकतर नेता कांग्रेस को ही देखने को मिलेंगे। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस में ही हो गई। सभी बने रहेंगे उड़ीसा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। उड़ीसा यानी कि आप देख रहे हैं कि भुवनेश्वर की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। मंत्री सिंह देव ने भूपेश सरकार को दिए 10 में से 7 नंबर। ये आप लोगों को एक और बात मालूम है कि कांग्रेस में एक और परेशानी है कि हर राज्य में इनमें 2 वोट देखने को मिलते हैं। अब राजस्थान में है ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव भी है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। नीतीश पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले सुधाकर को राजन ने थमाया नोटिस। ये आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में एक तरह से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पहले मंत्री थे, फिर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और बिहार की राजधानी पटना है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उपचुनाव में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब के बेटे को उतार सकती है तृणमूल। चलिए आप देखेंगे सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव होना है। उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो उसे आप लोग देखते हैं 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाना होता है, उसी को आप लोग उपचुनाव कह देते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक सुचिता के लिए बढ़ेगी सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी पार्टी टिकट बांटने के फार्मूले में करेगी बदलाव, क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी 2023 में आपके चुनाव हैं। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। ये जोशीमठ उत्तराखंड में जो दरारें आ रही हैं, जो आपदा आई हुई है, उसकी भी बात हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसी राज्य में आपको जोशीमठ देखने को मिलेगा। इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेंगी। बड़ी चुनौती से कम नहीं आपदा प्रभावितों का पुनर्वास। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही आपदा प्रभावित गांवों की संख्या। भूमि की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। जोशीमठ भू धसाव, अलग अलग है जलधारा और टनल का पानी। और जोशीमठ के 65 से 70% लोग जी रहे हैं सामान्य जीवन, धामी कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, इस पर आप देखेंगे पहले चेतावनी दी जाती रही है बहुत पहले से, लेकिन आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना, हमारे देश में यही होता है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती तब तक हम लोग जागते भी नहीं हैं, पर हम लोग बड़े बड़े वादे करते रहते हैं।
केसीआर ने मेक इन इंडिया को बताया भारत का मजाक। ये आप देख रहे हैं कि इसमें रैली में एक विपक्षी एकता की बात हो रही है ना, वही केंद्र सरकार हर मंच पर दबा रही है विपक्ष की आवाज़। राहुल गांधी कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। महंत द्वारका दास ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी। देखिए किस्मत कब मेहरबान हो जाए। प्रधानमंत्री की हर बात हमारे लिए सिरोधार्म है, नरोत्तम कह रहे हैं। चलिए अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्हीं की वजह से अभी बीजेपी के अधिकतर नेता जीत कर आते हैं, प्रधानमंत्री की वजह से। राठी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। पूर्व मंत्री मांगेराम नंबरदार के पुत्र जगदीश राठी की आत्महत्या के मामले में 5 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, यानी कि आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस को आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। बिहार के बच्चे गणित में सबसे आगे, भाषा में पिछड़े और 71.7% लेते हैं ट्यूशन, और देश में सबसे अधिक बंगाल में 74.2% बच्चे लेते हैं ट्यूशन। ये आप लोग एक और आप देखेंगे, बिहार में आप देखेंगे बुधवार को जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 में कहा गया है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, आप सभी जानते हैं। सरकारी स्कूल हों फिर चाहे सरकारी हॉस्पिटल हों, इसीलिए आप देखते हैं कि माँ बाप मजबूर रहते हैं सरकारी स्कूलों से हटाकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाने पर, या सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें ट्यूशन क्लासें दी जाती हैं प्राइवेट। ठीक है, तो ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। और शिक्षा तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप देखते हैं कि हम आगे विश्वगुरु बनने की बात कर सकते हैं। निर्वासन के 33 वर्ष, आतंकी हिंसा अंत की ओर, कश्मीरी हिंदू ताक रहे वापसी की राय। राजौरी को फिर दहलाने का आतंकी षड्यंत्र नाकाम हुआ है। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि यहाँ असुरक्षा की हमेशा चिंता बनी रहती है और अशांति फैलाने की हर संभव कोशिश भी रहती है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को मिली जमानत। उर्वरक घोटाले से जुड़े आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है ना कमलनाथ, उन्हीं के भांजे की बात हो रही है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से कमाना पैसा। कई शहरों का तापमान 0 से नीचे कल से कम हो सकती है शीतलहर। ये आप देखिए, ठंड का मौसम है तो बढ़ेगा ही। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्के में प्रवेश न देने पर छात्राओं का धरना। ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी खूब मामला चल रहा है। अभी कर्नाटक केरल में भी चल रहा था इसी तरह का। मंत्री पर आरोप लगाने वाली कोच का स्थानांतरण रद्द हुआ है। ये आप देखिए, हरियाणा के जो राज्य मंत्री पर आरोप लगा था ना, बताया ना, उसी की बात हो रही है। कोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में शामिल करने की मांग की जा रही है कोरोना महामारी के लेकर। सीसीआई ने कहा है कि गूगल का मामला राष्ट्रीय महत्व का है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि गूगल द्वारा एंड्रॉयड मामले में कई बाजारों में दबदबे की स्थिति के कथित दुरुपयोग का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। सीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को मिली राहत अवमानना का केस रद्द हुआ है। कोर्ट ने डीएलएफ को अथॉरिटी को 235 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है, और डीएलएफ ने नोएडा अथॉरिटी पर अदालत की अवमानना का केस दर्ज कर दिया था। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिए। 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर ले गया मसूरी होटल में। अब देखिए, ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, इस तरह की कई घटनाएं बढ़ रही हैं, तो थोड़ा अपने समाज को, फैमिली, परिवार को देखना चाहिए। मुंगेली में स्कूल बस में 5 साल की मासूम, ये कहाँ से आ जाते हैं सोचिए। और इस तरह की न्यूज़पेपर में आप लोग डेली 2-4 घटनाएं देखते हैं। शिवपुर मां मुरैना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वाल्मीकि समाज के बच्चों का तिरस्कार किया गया है। छुआछूत का अभिशाप आज भी आप देखते हैं कि बना हुआ है। और जो आप लोग कहते हैं ना
कि इन्हीं घटनाओं को देखकर आरक्षण की बात होती है, इस तरह के कानून की, एसटी एससी एक्ट की बात होती है। और आप सोचिए कि आज से आज़ादी के पहले आप जाइए, देश का क्या परिस्थिति रहेगी, महिलाओं के साथ कितना भेदभाव किया जाता होगा, इन जातियों के साथ कितना भेदभाव किया जाता होगा। उस समय तो हमारे पास स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्र सरकार नहीं थी, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी। और अगली खबर, विशेष विवाह अधिनियम में पंजीकरण के लिए एक का भारतीय होना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है। हैदराबाद में सम्मान के साथ किया गया मुकर्रम जहां का अंतिम संस्कार। देहरादून के बिल्डर सुधीर विड़लास और साथियों के ठिकाने पर छापे पड़े हैं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति का भवन में निधन, भारत में निधन, और विदेश मंत्री ने जताया दुख। एक आप देखेंगे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ खड़ा हुआ गांव, और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंद गांव थाना क्षेत्र के कारिका गांव में ग्रामीणों की फायरिंग पर भागे नक्सली। एक और नक्सली आप देखेंगे हमारे देश के लोग हैं, ये आप देखें इनका गलत रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ है, अलग रास्ता, ठीक है। और नक्सलियों की बात करें तो आप देखेंगे कि नक्सल होते क्या हैं। तो अगर हम लोग नक्सल की बात करें ना, इसके जन्म की, नक्सल आज भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित होकर नक्सलवाद का जन्म 25 मई 1967 को हुआ था, जब कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव के कृषकों का ने विद्रोह किया था। यहीं से आप देखेंगे ये उभर के आया हुआ था। चलिए, जज ने किया सवाल, बंगाल के भर्ती घोटाले पर क्या कर रहे हैं नोबेल विजेता। ये आप देखिए, अभिजीत गंगोपाध्याय ने सवाल किया है कि बंगाल में भर्ती भ्रष्टाचार के बारे में राज्य के नोबेल पुरस्कार विजेता क्या कहना चाहते हैं। अभी आपने देखा अमरीश सेन ने कहा था ममता बनर्जी हैं देश की प्रधानमंत्री बनने योग्य, और न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया महान शिक्षाविदों से उनका तात्पर्य अमरीश सेन विनायक से है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के मामले भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जीवाड़े हर राज्य में हो रहे हैं। कहीं आप देखते हैं कि अच्छे से जांच हो जाती है, कहीं नहीं होती है। समय से 5 घंटे पहले रवाना हो गया विमान, 35 यात्री छूटे श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, आप देखें। चलिए, पीएफआई का मामले की बात हो रही, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। केरल में सौतेली बेटी से दुष्कर्म में दोषी को 40 साल की सजा हुई है। केरल यानी कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, दक्षिण भारत का राज्य है। वीरभूम में पुलिस पर फेंका बम, 2 अधिकारी घायल हुए कोलकाता में। जिन्हें हिंदी नहीं आती है वे भी कर सकेंगे संस्कृत में पूजा। बंगाल से उड़ीसा पहुंचा बीजू बाबू का पसंदीदा विमान डकोटा। 1947 में भारतीय सेना को पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचाने में निभाई थी महती भूमिका। चलिए, ये भी याद रखिए। सहरसा में ऑटो रिक्शा से ठोकर मारने के बाद युवक को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। ये आपने देखा है, दिल्ली में इस तरह की घटना हुई थी, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। आरक्षित श्रेणी में पात्रता परीक्षा पास करने पर भी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की भर्ती में पात्र होंगे। ईडब्ल्यूएस से नेट पास कर सामान्य श्रेणी में सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारी कर दी थी रद्द। दोषी को हाईकोर्ट ने एचपीएससी के फैसले को गलत करार देते हुए याची को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। केरल में आयकर धांधली में नौसेना अफसर समेत 31 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, सीबीआई ने। शिक्षा मंत्रालय ने आज़ाद कश्मीर के सवाल पर बंगाल से मांगी रिपोर्ट। ये आप देखते हैं कि कई बार इस तरह के विवादित क्वेश्चंस भी आते रहते हैं परीक्षा में। अभिनय बनकर सदन खान हिंदू युवकों को कर रहा था ब्लैकमेल। अब रोबोट से हो सकेगी सीवरेज पाइपलाइन की सफाई। स्वच्छता में इंदौर का एक और नवाचार, गैस सेंसर और कैमरे से तुरंत पता लग सकेगा कहाँ है लीकेज। मल्टीपल सेंसर के साथ छोटा रोबोट बता देगा पाइपलाइन की लीकेज व दरारें। और इस तरह की पहल अगर आप देखते हैं कि होती है, तो जो लोग आप देखते हैं कि साफ करते हैं सीवरेज को, उसमें आप देखते हैं कई लोगों की डेथ हो जाती है गंदगी के कारण, तो उनकी भी स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, अच्छी पहल है। ये आप देखेंगे कि संपादकीय पार्ट है आपका,
और आपके जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं, संपादकीय पार्ट, एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें फेसबुक पेज पर भी डाल देता हूँ, अन्य न्यूज़पेपर के जो महत्वपूर्ण रहते हैं। और दैनिक जागरण का हम लोग यही देख लेते हैं, पश्चिमी संस्थानों के संदिग्ध रवैये की पुष्टि। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एडिटोरियल रहता है ना, ये आपको मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में काफ़ी मदद देता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल ही में एक केस स्टडी जारी की है। यह विचार केंद्रित 3 सूचकांकों, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पर आधारित है। इन सूचकांकों पर यह इस प्रकार की पहला आधिकारिक अध्ययन है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इन थिंक टैंकों द्वारा ये सूचकांक बनाने और अपने निष्कर्ष निकालने में अपनाई गई संदिग्ध पद्धतियों को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। और इस पत्र के अनुसार ये सूचकांक तमाम आर्थिक संकेतकों के अतिरिक्त गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और विधि के शासन इत्यादि पहलुओं पर आधारित होते हैं, किंतु इनकी आकलन पद्धति में भारी विसंगतियां हैं और इन निष्कर्ष कुछ गुमनाम विशेषज्ञों की राय पर आधारित होते हैं और इनमें पारदर्शिता का अभाव तो होता ही है और अपने अभिष्ट की पूर्ति से जुड़े प्रश्न किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के और आर्थिक मामलों के विभाग में उप निदेशक आकांक्षा अरोड़ा द्वारा लिखी गई इस रिपोर्ट को बी डैम के निदेशक स्टेफन लिंडबर्ग ने खारिज किया है, लेकिन अपनी पद्धति और निष्कर्षों के पक्ष में दिए गए उनके तर्क संतोषजनक नहीं लगते हैं। उदाहरण के लिए बी डैम चुनिंदा विशेषज्ञों की राय के आधार पर रेटिंग तय करता है। कई बार यह संख्या 30 से अधिक नहीं होती है। एक सवाल यह भी है कि करीब 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के लोकतंत्र की रेटिंग तय करते समय क्या कुछ प्रतिभागियों की प्रक्रिया पर ही ऐसा करना उचित होगा? इन विशेषज्ञों को लेकर कुछ गंभीर सवाल इस वजह से भी उठते रहे कि अमूमन उनके प्रश्न व्यक्ति परक होते हैं और जबकि निदेशक का दावा है कि उनका विश्लेषण व्यापक आंकड़ों पर आधारित होता है। न केवल बी डैम बल्कि ऐसा सर्वे ऑपरेटिंग और रेटिंग करने वाले अन्य संस्थान भी अपने विशेषज्ञों को लेकर गोपनीयता बरतते हैं और इस पर लिंडबर्ग का कहना है कि वह करीब 180 देशों के विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं और पहचान सार्वजनिक करने से उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालांकि बी डैम महज 23 विशेषज्ञों की राय के आधार पर भारत को चुनावी तानाशाही करार देता है, तो इस पर कैसे विश्वास किया जा सके? स्वाभाविक है कि इस पर हमेशा संदेह रहेगा। और एक बात आप लोगों को मालूम होगा कि कई संस्थाएं हमारे देश में जो रेटिंग देती हैं या सूचकांक जारी करती हैं, रिपोर्ट जारी करती हैं, उसमें आप देखता होगा कि भारत की स्थिति खराब रहती है तो उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत की स्थिति उसमें अच्छी रहती है तो हम लोग उसकी तारीफ करने लगती हैं, हमारी सरकारें श्रेय लेने लगती हैं। ये पुरानी परंपरा हमारे नेताओं की रही है। लेकिन आप देखिए कि ये जो संस्थाएं बनाती हैं ये भी कभी कभी आप देखेंगे भारत को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के काम करती रहती हैं। भाजपा की ओर से अंगुली उठाते हुए बी डैम ने भारत को ब्राजील, हंगरी, पोलैंड, सर्बिया, तुर्की जैसे उन देशों के साथ श्रेणीबद्ध किया है जो बहुलतावादी विरोधी पार्टियों के शासन में चुनावी तानाशाही में परिवर्तित हो रहे हैं। हम दूसरे देशों को लेकर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में कोई भी राजनीतिक दल जिसे जरा भी चुनावी समर्थन शामिल हो उसे बहुलतावाद विरोधी नहीं कहा जा सकता है। यह बात भाजपा सहित सभी दलों पर लागू होती है। ऐसे में भारतीय संदर्भों में बी डैम का यह दावा हास्यास्पद है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक या समाज विज्ञानी देख सकता है कि भारत की सामाजिक विविधता से ने किस प्रकार राजनीतिक विविधता को विस्तार दिया है। यही कारण है कि देश भर में जाति, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर छोटे छोटे दल उभर कर आए हैं और देश के दूसरे आम चुनाव में ही 12 राजनीतिक दलों के सांसद चुनकर आए थे और 4 दशक बाद यह सूची 40 दलों तक पहुंच गई है। वास्तव में पिछली सदी के 9वें दशक से ही भारत में जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आते हैं और इनमें बीजेपी और तृणमूल जैसे दल तो अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में दबदबा बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने भी इन क्षेत्रीय दलों के महत्व को समझते हुए उनके साथ कई राज्यों में गठजोड़ भी किया है और भाजपा के नेतृत्व वाली राजनीतिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजद में कई दलों का जमावड़ा है एनडीए में। और भाजपा के वर्चस्व के बावजूद गठबंधन में इन दलों का अपना भी अहम वजूद है। ऐसे में भाजपा बहुलतावादी विरोधी पार्टी का आरोप कहीं नहीं टिकता है। असल में यह किसी एक राजनीतिक दल से अधिक भारत पर लगा मिथ्या आरोप है, जिससे देश की व्यापक राजनीतिक विविधता के महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा किया गया है। जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है,
भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों में 40 से अधिक राजनीतिक दलों की सहभागिता को भला कैसे अनदेखा किया जा सकता है। यह वास्तव में लोकतंत्र और विविधता का उत्सव है जिसे कोई पश्चिमी संस्थान स्वीकार नहीं करेगा। बीडीएम जैसी संस्थानों पर यह स्वीकार करने में भी विफल रहते हैं कि पूर्ण लोकतंत्र को एक मजबूत बुनियाद पर टिका होना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान में निहित है। मूल अधिकार इनकी पुष्टि भी करते हैं। ऐसे ही मूल्यों के आधार पर भारत में विभिन्न वंचित समुदायों के लोग उच्च पदों पर पहुंच पाए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी हालिया मिसाल हैं, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। पहली आदिवासी आप देखें राष्ट्रपति बनी है ना, और उनसे पहले दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे। वहीं स्वीडन, डेनमार्क ऐसी अन्य राजशाही बोल वाले लोकतंत्र में ऐसे गणतांत्रिक मूल्य कोई मायने नहीं रखते हैं। और इन पश्चिमी संस्थानों की रेटिंग इस कारण और संदिग्ध हो जाती है कि उन्होंने तमाम मजहबी राष्ट्रों की रेटिंग पंथनिरपेक्ष भारत से ऊपर रखी है। भारत कोई भी राजकीय धर्म नहीं है भारत का। और वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 28 तो सरकारी वित्त पोषण से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित भी करता है। संविधान के भाग 3 में आप लोग पढ़ते हैं ना मौलिक अधिकार, उसी में मैं पहले से ही इन पश्चिमी संस्थानों से उनकी इन कसौटियों को लेकर सवाल करता आया हूं, लेकिन चूंकि ये थिंक टैंक अपने खास एजेंडे से प्रेरित होकर काम करते हैं तो वे इन सवालों का जवाब देने से कतराते रहे। अब नई केस स्टडी से इनकी वास्तविकता पूरी तरह से उजागर हुई है। ये आप देखें, लेखक हैं लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इन्होंने ये लिखा है आर्टिकल। उपेक्षित धरोहरों की शोध लेने का समय। विरासतों पर गर्व की बात तो खूब की जाती है, पर उन्हें संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। और आप देखते हैं इसीलिए कई आप लोगों को मालूम है कि जो किले हैं वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनते हैं ना, वही इनकी देखभाल की काम करता है। कब इसकी स्थापना हुई थी आप लोग बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी। ऊर्जा, समय दौड़ रहा है, उड़ रहा है, और इसके पायलट भी हम ही हैं। और समय हमें निःशुल्क मिलता है, परंतु यह अनमोल है। हमें इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए पढ़ा करिएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है ये। आप देखेंगे एक और चुनावी विकल्प पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुआ है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ढिबरा कारोबार, समय समय पर ढिबरा कारोबार को वैध रूप देने की आवाज़ उठती रही है। ऐसे में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोगों की अवैध खनन में जान भी जाती है इससे। आप देखिए इस काम में बच्चे तक जुड़ जाते हैं। सेहत के साथ ही मोटे अनाज, विडंबना है कि कभी ग्रामीण जनजीवन में भोजन का अहम हिस्सा रहे मोटे अनाज आज आप देखेंगे थालियों से गायब होते जा रहे हैं। 2023 को आप देखिए मोटे अनाज का दिवस भी बनाया जा रहा है ना, तो उस दिन की बात हो रही है। मोटे अनाज सभी के लिए सेहत के लिए फायदेमंद है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा में इनकी भूमिका होती है, अहम होती है। तो बढ़िएगा, ऐसे भी देखते रहिएगा। भारत के लिए विश्वसनीय विश्व नेता बनने का अवसर है। पिछले दिनों 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करके भारत ने G20 के अध्यक्ष के रूप में अपनी भावी कार्य योजना की उद्घोषणा की है। इस बैठक में 120 से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी उत्साहवर्धक संकेत है। और भारत के पास अपनी प्राचीन संस्कृति के माध्यम से जलवायु संतुलन और सतत विकास का प्रारूप प्रस्तावित करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और विकासशील देशों की चिंताओं और प्राथमिकताओं को वैश्विक विमर्श के केंद्र में स्थापित करके हमारा देश एक संवेदनशील और सक्षम विश्व नेता के रूप में उभर सकता है। और G20 की अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। 20 सदस्य में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए पढ़ लीजिए। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहन की बात हो रही है। ये आप देखिए तंज कसा जाता है, मनुष्य को कुतरना सिखाते हैं चूहा खरी खरी। तो इसे भी देख लिया करिएगा, पढ़ा करिए, आनंद लिया करिएगा। शिमला मनाली, तुम्हें जोशीमठ नहीं बनना है। चलिए वही जोशीमठ में जो हो रहा है। ये आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश, नवनीत शर्मा लिख रहे हैं, पढ़ ही लिया करिएगा। सुशासन विकास की स्पर्धा, विविध राज्यों के बीच साझा मुद्दों पर सामंजस्य तथा केंद्र के साथ बेहतर तालमेल होने
से विकास की राह कितनी आसान हो जाती इस कुछ वर्षों से व्यवहारिक रूप से महसूस किया जा रहा है। और ये हकीकत बात है। आप देखिए कि राज्य दूसरी दिशा में जाएगा, केंद्र दूसरी दिशा में जाएगा, तो आप देखते हैं कि उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। चीन के साथ व्यापार घाटे से निपटना अभी मुश्किल है। 2022 में 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा चीन से कारोबारी घाटा 118 अरब डॉलर से ज़्यादा रहा आयात। एक कहने का मतलब ये है कि हम लोग खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम रहे, यानी कि हमें घाटा हो रहा है। कई अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर भारत का प्रदर्शन है, गोपीनाथ कह रहे हैं। ये आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा है। आईएमएफ के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, आपसे हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के संगठनों के बारे में ज़रूर आप लोग याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन का वार्षिक प्लान लॉन्च किया है। ये आप लोगों को मालूम होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना ट्विटर, उसी की बात हो रही है। एलन मस्क नए मालिक हैं, 2006 में आया था ये। स्मार्टफोन की वैश्विक बिक्री में 17% की गिरावट देखने को मिली है। 110 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है देश का आईटी खर्च। 100 करोड़ टन से ज़्यादा कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। दिवालिया कानून में बड़े बदलाव का प्रस्ताव जारी हुआ है यहाँ। और ये आप देखिए, दिवाला ऋण शोधन क्षमता संहिता 2016 में अस्तित्व में आई थी। इसको लाने का मकसद दबाव वाली परिसंपत्तियों पर बाजार आधारित और तय समय में समाधान करना था। 390 अंक बढ़कर फिर 61,000 के पास पहुंचा सेंसेक्स। बैंक प्रमुखों के संग वित्त मंत्रालय की बैठक आज होगी। मारुति ने एयरबैग में खराबी के चलते 17,362 वाहन वापस मंगाए हैं और 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी माइक्रोसॉफ्ट। देखिए आजकल इस तरह की कंपनियों में भी काफ़ी छटनी हो रही है। एसजीपीसी के अध्यक्ष धामी की गाड़ी पर डंडों, तलवारों और पत्थरों से हमला हुआ है। एपी एक्सप्रेस दो बार दो भागों में बटी, हादसा टला जाए, सोचिए। आईआईटी के 2 छात्रों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत हुई है। देखिए, हलाल मांस उत्पादों के प्रमाणन के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी। भारत पे के पूर्व एमडी असनीर ग्रोवर के खिलाफ समन जारी हुआ। हस्तांतरित किए गए शेयरों के दोबारा हासिल करने के लिए भारत पे कंपनी की संस्था स्थापक भाविक कोलाडिया द्वारा दायर मुकदमे पर आप देखिए। इंदौर में कोकिला वैन अस्पताल शुरू हुई है, देख लीजिए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बात हो रही है। पेंशन धारकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, देखिए। चलिए, पाकिस्तान गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने को लेकर अमेरिका में बिल पेश हुआ है और पाक की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर है, ये विश्व बैंक कह रहा है। अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी अगर हम लोग वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देते हैं। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और देखिए, नाटो की अगर हम लोग बात करें ना, नाटो, तो इसी के कारण आप देखेंगे कि यूक्रेन भी युद्ध में झुलसा पड़ा हुआ है बेचारा। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इमरान की पार्टी ने भंग करवाई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी और सशक्त साझेदार हैं, हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री कह रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 15 की मौत हुई है। भारत में वीजा प्रतीक्षा अवधि को कम करने में जी जान से जुटा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा इस वर्ष 400 से घटाकर 120 दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका से सुरक्षा सहयोग बनाने वालों के लिए भारत महान उदाहरण है। पेंटागन ने कहा है कि सहयोगियों को रूस से दूर करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। 1997 तक भारत और अमेरिका पर रक्षा व्यापार नगण्य था, अब 20 अरब डॉलर से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कुरोसी का भारत दौरा इसी माह होगा।
चलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। यूएन की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। चौ इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लाचारी के शिकार हो रहा है विश्व। गुटरेस कह रहे हैं विश्व आर्थिक मंच की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ये कहा है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, दावोस में जो चल रही है ना उसी की बात हो रही है। और WEF की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में। और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और लॉबिंग संगठन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बलूचियों के हमले में पाकिस्तान के 4 सुरक्षा जवानों की मौत हुई है। टेक्सास विमान दुर्घटना में चर्च के 4 सदस्यों की मौत हुई है। ब्रिटेन में सिख युवक के वाहन चलाने पर रोक लगाई गई। इंडोनेशिया के तेज भूकंप के झटके 6.1 की दर्ज की गई है तीव्रता। जकार्ता इसकी राजधानी इंडोनेशिया की है। और आप देखेंगे भूकंप कहने का मतलब होता है कि भूमि का कांपना। टीटीपी के हमलों से त्रस्त तालिबान की आगे गिड़गिड़ाए पाक ये आप देखिए तहरीक तालिबान। और पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, दूसरे को अगर आप गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन उसमें आपको खुद ही गिरना पड़ता है। आतंकी आप देखिए खुद पैदा करता था, आजकल वही जूझ रहा है। फ्रांस में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला की डेथ हुई, 118 साल की थी। पेरिस की बात हो रही। फ्रांस के विशेषज्ञों की टीम ने शुरू की नेपाल विमान हादसे की जांच। अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में विमान हादसा हुआ था और इसमें आप बहुत सारे लोग आप देखिए मारे गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एक ओवर भी ले लिया करिएगा। श्रीकांत इंडिया ओपन में एक्सेल सेन से हारकर बाहर हुए। बैडमिंटन खिलाड़ी है ना श्रीकांत, उन्हीं की बात हो रही है। वनडे रैंकिंग में शीर्ष 5 में कोहली की वापसी हुई है। त्रिकोणीय सीरीज भारतीय महिला टीम के लिए परीक्षा है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो हो रही है। शीर्ष फर्राटा धाविका द्युति चंद प्रतिबंधित पदार्थ लेने की दोषी पाई गई है। भारत की शीर्ष फर्राटा धाविका अस्थायी निलंबन लगा इन पर। महीनों से सुलग रही चिंगारी चुनाव से पहले 16 बनी। ये आप देखिए कि जो भारतीय कुश्ती संघ में पहलवानों के बीच आप देखें जो चल रहा है। और मुझे इतना परेशान किया गया कि मेरे मन में आत्महत्या का आया था विचार, विनेश फोगाट कह रही हैं। चलिए इस पर जांच होगी, आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है। वेल्स पर बड़ी जीत दिलाएगी क्वार्टर फाइनल का टिकट, आप देखेंगे। विश्व कप हॉकी में अब तक अजय रहे भारत का गुरुवार को वेल्स के विरुद्ध दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और उड़ीसा में हो रहा है ना भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप, तो उसी की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में सुने होंगे ना आप लोग कि नहीं सुने हैं। और इसे आप देखेंगे पहली बार 1971 में शुरू किया गया था, खेला गया था, ठीक है। दूसरे दौर में थमा गत विजेता नडाल का सफर। कूल्हे की चोट से जूझ रहे राफेल नडाल 23वें ग्रैंड स्लैम के लिए अभी और इंतजार करना होगा इन्हें। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में मैकेंजी मैकडोनाल्ड के हाथों अप्रत्याशित हार के साथ बाहर हो गए हैं। स्वच्छ ईंधन पर जोर। ग्रेटर नोएडा में संपन्न ऑटो एक्सपो 2023 में नई पीढ़ी की उम्मीदों के अनुरूप अनूठी तकनीक पर आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। उनकी तैयारी ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की स्वच्छ ईंधन का ही है, जानते हैं ऑटो। चलिए आप लोग, अच्छी बात है। और इससे आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भी जोर दिया जा रहा है। स्क्रीन गार्ड खरीदने से पहले जाने ये बातें, फ़ोन खरीदने से ही लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं। यह फ़ोन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होने पर स्क्रीन टूट सकती है। चलिए एस्ट्रो हब बनेगा नैनीताल, शोधार्थियों का होगा फायदा। यहाँ एरिच के नैनीताल व देव स्थल परिसर में बनेंगे स्टार विजिटिंग व साइंस सेंटर। हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क केंद्र पोषित योजनाओं को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य। पर्यटक शोधार्थियों को भी लाभ मिलेगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। नेपाल के स्कूल में पढ़ रहे बिहार व बंगाल के बच्चे, वजह है कम शुल्क और अंग्रेजी की पढ़ाई। आप सोचिए नेपाल जैसे देश में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमारी शिक्षा पद्धति पर एक तरह से धब्बा है। वीजा मामले में नवाब मलिक के बेटे और बहू के खिलाफ FIR हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप देखिए गिरफ्तार भी हुए थे। सिद्धा बालकर के पिता ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप देखिए दिल्ली में जो कत्ल हुआ था सिद्धा बालकर का।
सूरत की नामी हीरा कारोबारी की 9 साल की बेटी देवांशी बनी जैन साध्वी। और 14 से शुरू हुआ था महोत्सव। बुधवार को निकाली यात्रा में 35,000 लोग शामिल हुए। 5 भाषाओं की जानकार देवांशी बहुमुखी प्रतिभा की धनी परिवार की बड़ी बेटी है। आप देखेंगे गुजरात की बात हो रही, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। महामंडलेश्वर सीताराम दास खाक चौक व्यवस्था समिति से निष्कासित हुए हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी यहाँ से जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी यहाँ पॉइंट मिलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा ने ली थी शपथ। 1966 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मौत के बाद आंतरिक चुनाव में मोरारजी देसाई को हराकर वह पीएम पद के लिए चुनी गई थी। अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी 4 बार प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में विकसित हुआ दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन। 1986 में आज ही पाकिस्तान में 2 भाई बासित और अमजद फारूक ने MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला करने वाला वायरस ब्रेन बनाया था। यह पर्सनल कंप्यूटर पर हमला करने वाला दुनिया का पहला वायरस था। इसे दुनिया में अरबों डॉलर की एंटीवायरस इंडस्ट्री की नींव पड़ी थी। तो पाकिस्तान इसी तरह के काम कर सकता है। आजीवन देश सेवा के प्रति समर्पित रही पार्वती गिरी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाजसेवी पार्वती गिरी का जन्म 1926 में आज ही उड़ीसा के बारगढ़ जिले के समलाई पदर गांव में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में वह स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गई। निर्दय पार्वती ने बारगढ़ में SDOP के कार्यालय पर हमला कर अपने लोगों को SDOP को रस्सी से बांधकर अपने पास लाने का आदेश दिया था। इससे भयभीत अंग्रेजों ने पार्वती को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। 1951 में उड़ीसा में अकाल के दौरान जनसेवी कार्यों की वजह से उन्हें उड़ीसा की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। तो ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसमें बहुत सारी महिलाओं का योगदान है। आप देखिए बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी। अंडर वाटर लाइन डांस, ये विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में लूनर न्यू ईयर ऑफ रैबिट मनाने की तैयारी की जा रही है। ब्रेन गेम से पता लग सकता है कि वायरल रोग का जोखिम, तत्परता और प्रतिक्रिया समय से अधिक असंतुलन का मतलब संक्रमण का ज्यादा खतरा है। स्मार्टफोन पर टाइपिंग और उसकी शुद्धता से भी हो सकता है इसका आकलन। नई नई खोजें होती रहती हैं। सावधान नेजल से स्प्रे कम कर सकती है बच्चों में खराटी की समस्या। कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखा नारंगी रंग का चमगादड़। बस्तर की कांगेर वैली नेशनल पार्क में आप देखिए वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया यह स्तनधारी जीव। नारी रंगी पर काले काले धब्बे, वैज्ञानिक नाम इसका कैरीबोला पैक्टा है। महाराष्ट्र के PTR में पक्षियों की 226 प्रजातियां मिली। महाराष्ट्र में पेंच बाघ अभ्यारण्य देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम चोरी करना पड़ा महंगा। देख लीजिए ओटावा कनाडा में एक कंपनी में। इन्हें पढ़ लिया करिए, पढ़ना हो तो। दिल छूने वाली फिल्म का हिस्सा बनना खुश है, विजय करें। सिंगा मंगन में भी देखेंगे अक्षय कुमार। मैंने पटना रेडियो में सिर्फ 5 रुपये वेतन पर काम किया, शत्रुघ्न सिन्हा करें। रश्मिका मंदाना ने साथ में फोटो ना खिंचवाने पाने पर फैन से मांगी माफी। फिर रिलीज होगी द कश्मीर फाइल्स। 32 साल का सपना पूरा हो रहा है, शाहरुख खान कह रहे हैं। शशि कपूर के पोते जहान ने रखा अभिनय की दुनिया में कदम। तो अजीत के साथ फिल्म में नजर आएंगी ऐश्वर्या राय बच्चन। चलिए पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा, एंजॉय करते रहा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी यही है। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।